अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया है। मुकदमे में शरीक मुल्जिमा समीना शाह को बरी करार दे दिया गया है। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है इस केस में। सारा इनाम कत्ल केस, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया है। मुकदमे में शरीक मुल्जिमा समीना शाह को बरी करार दे दिया गया है। तकरीबन इस केस को 1 साल गुजर गए, जिसके बाद ये अहम डेवलपमेंट अब सामने आई है। इस्लामाबाद की मकामी कोर्ट है जहां पर सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है। मुकदमे में शरीक मुल्जिमा समीना शाह जो कि मरकजी मुल्जिम की वालिदा हैं, उनको बरी करार दे दिया गया है। उनका नाम भी इस मुकदमे में शामिल था। तफ्तीश की गई, तकरीबन 1 साल तक ये मुकदमा चलता रहा और उसके बाद अब ये डेवलपमेंट सामने आई है। इस्लामाबाद की मकामी कोर्ट है और वहाँ से ये हुक्म सामने आया है। सारा नाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर, जिनको सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है, और उनकी वालिदा शरीक मुल्जिमा समीना शाह को इस मुकदमे में बरी करार दे दिया गया है। सारा नाम कत्ल केस जो सामने आया और 2022 में सारा जो कि अहलिया थी शाहनवाज अमीर की, उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और उसके बाद ये केस जब सामने आया तो ये शरीक मुल्जिमा इनकी वालिदा समीना शाह को भी इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया गया था। गिरफ्तार थी लेकिन अब उन्हें बरी करार दे दिया गया है। शेर अफजल लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। जराये का ये बताना है कि शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेर अफजल मरवत को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अहम रहनुमा भी हैं, पीटीआई के वकील भी हैं, वकला टीम का हिस्सा हैं। शेर अफजल मरवत एक अहम किरदार पीटीआई में इनका रहा, अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। खुरम मलिक से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी खुरम, बताइए। जी बिल्कुल, पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत एडवोकेट को पुलिस ने लाहौर से जो है गिरफ्तार कर लिया है। शेर अफजल मरवत एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बाहर से जो है गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को जो है लाहौर पुलिस ने नामालूम जगह पर मुंतकिल भी कर दिया है, जबकि शेर अफजल मरवत ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इजलास में खिताब किया था। ये इतलात मिल रही है कि शेर अफजल मरवत को 3 एमपीओ के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने जो है बारी नफरी आई और शेर अफजल मरवत को रवाना हो चुकी है। ठीक है, 3 एमपीओ के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया आपका खुरम। आम इंतखाबात में रुकावट, इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तरबियत रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाकर नजफी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इंतखाबात पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो गरीब कौम के अरबों रुपए जाया होंगे। अबूरी हुक्म में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ में बदलने के लिए उम्मीदवारों और वोटर्स को यकसा मौके फराहम करने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जनरल इलेक्शन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते, जिससे जमहूरियत का मुस्तकबिल कमजोर हो सकता है। दरखास्तों में कौमी मामले से मुतालिक निशानदही की गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग को रोक दिया। रिटर्निंग ऑफिसर्स को 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जाती थी। पीटीआई 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। पीटीआई मुल्क में आईनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। 2018 में ब्यूरोक्रेसी के डीआरओज का फर्ज निभाने पर पीटीआई ने एतराज नहीं किया। डीआरओज के खिलाफ पटिशन लेकर पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई। हमें कहा जा रहा था इंतखाबात नहीं चाहते, अब पीटीआई अदालत जाकर इंतखाबात रोक रही है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात को मुअख्खर करने की बात की जा रही है। लार्जर बेंच फैसला करता है तो फिर इलेक्शन मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन अदलिया और एग्जीक्यूटिव से आरोज ले सकता है जो आइन में दर्ज है।
बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इलेक्शन में ताखीर की। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देगा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयार हैं। अगर कोई पार्टी इतनी बड़ी है तो फिर इलेक्शन में 2 माह की बात क्यों करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की तकरूरी तक इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं हो सकता। कानूनदान हाफिज एहसान अहमद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात की तारीख से 60 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसी तरह का मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी है। इलेक्शन होता है तो उसके 2 इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं। एक उसका इम्पोर्टेंट एरिया होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान की हर नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और जो आपने इलेक्शन डेट दी होती है उससे 60 दिन पहले उनको आपने नोटिफाई करना होता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया कि 8 फरवरी हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन की डेट है, तो उसके मुताबिक 11 दिसंबर 2023 को ये जो ऑफिसर्स थे इन्हें नोटिफाई कर दिया गया। क्योंकि जितनी देर तक आपके रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं होंगे, आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ही नहीं कर सकते। क्योंकि बुनियादी वजह यह है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपका पब्लिक नोटिस भी करने हैं, नॉमिनेशन पेपर भी लेने हैं, स्क्रूटनी भी लेनी है, उसके बाद इलेक्शन सिंबल, सारा एक प्रोसेस जो है ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और असिस्टेंट करता है। तलागंग की कौमी और सूबाई असम्बली की हल्काबंदी पर एतराज़ात का लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। रावलपिंडी बेंच ने हल्का NA 59 और PP 22 तलागंग की हल्काबंदियां नजर सानी का हुक्म दे दिया। गंग की कौमी और सूबाई असेंबली की हल्का बंदी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने हल्का NA 59 और PP 22 तिलागंग की हल्का बंदियां नजरसानी का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजारों में मलिक शेर अफजल बाटा और दीगर 30 सियासी शख्सियात शामिल थीं। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये गैर फितरी हल्का बंदियां की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के जिला मंडी बहाउद्दीन के सूबाई हल्का PP 43 की हल्का बंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के ट्रांसफर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस अली बाकर नचवी ने की। अदालत ने जवाब तलब करते हुए इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद ट्रांसफर्स कैसे हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रांसफर्स करके इलेक्शन कमीशन की पाबंदी हवा में उड़ाई जा रही है। अदालत ट्रांसफर्स के अहकामात कलअदम करार दे। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 14A के तहत दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। फैमिली मेंबरान को कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की 14A के तहत दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। अडियाला जेल में समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अदालत में तलब किए गए गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 14A के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात और वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा, हमें फर्द जुर्म का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। जज ने इस्तफसार किया, आप समाअत के दौरान कहाँ थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए इन कैमरा समाअत का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI के वकील की इस्तदा पर मुकालमा किया। रिपोर्ट आ जाए तो फिर देखते हैं। अदालत ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए।
सैफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त। बानी PTI के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। वकील ने दलाइल में कहा, कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब हुकूमत का काम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुकालमा किया, ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। अदालत ने 20 दिसंबर के लिए FIA को नोटिस जारी कर दिए। साबिक सेक्रेटरी दाखिला को कंप्लेंट होने पर नोटिस जारी किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच सरबरा PTI की दरख्वास्त पर तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच सरबरा PTI की दरख्वास्तों पर कल समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच की सरबराही करेंगे। गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। सरबरा PTI की स्काइप पर हाजिरी ना हो सकी। आइंदा समाअत पर सरबरा PTI को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने जज शौकत अजीज पर बरतरफी केस में फैज़ हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज़ की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहने से ये मुल्क की तबाही होती है। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने देंगे। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ कर दिया। इदारे नहीं, लोग बुरे होते हैं। शख्सियात के बजाय इदारों को बुरा भला कहने से मुल्क की तबाही होती है। शौकत अजीज बरतरफी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैज हमीद और दीगर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त गुजार को 1 रोज की मोहलत। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई। शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से वकील हामिद खान पेश। वफाकी हुकूमत के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आजकल फोन पकड़कर सहाफी बन जाते हैं और YouTube चैनल बन जाता है। मैंने किसी को बेंच से नहीं हटाया। कोशिश होती है कि इत्तेफाक राय या जमहूरी तरीके से कमेटी में चलें। जमहूरियत की जानिब जा रहे हैं, अदालत में भी जमहूरियत आ रही है। जस्टिस काजी फाइज ईजा ने इस्तिफसार किया, मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। वकील हामिद खान ने बताया, फैज हमीद शौकत अजीज सिद्दीकी के घर गए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया। किसी पर इल्जाम न लगाएं या फिर जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं। शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं, उन्हें सुने बगैर निकाला गया। अब भी फैज हमीद वगैरह का बगैर मौक़िफ़ पेश किए फैसला करवाना चाहते हैं। किसको फरीक बनाना है ये हमारा काम नहीं। इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। हामिद खान की फैज हमीद और अनवर कासी को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर करने की यकीन दहानी। कहा, जिन पर इल्जाम लगाया है उन्हें फरीक बनाने की दरख्वास्त कल तक दायर कर देंगे। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। कहा, जाती तौर पर जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खुफिया रखने के खिलाफ हो। किसी जज पर इल्जाम आए तो काउंसिल की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कल आखिरी वर्किंग डे है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। किसी जज ने बैरून मुल्क भी जाना है। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश्त, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। नून लीग और IPP सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। JUIF ने भी कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांग ली। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की बाज़गश्त, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान। नून लीग के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIF के साथ मुज़ाकरात में इस्तेहकाम पार्टी का कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा हुआ है। इस्तेहकाम पार्टी ने सूबाई की 40 नशिस्तों पर भी एडजस्टमेंट मांग ली। जुनूबी के अलावा वस्ती पंजाब में भी नशिस्तें मांगी जा रही हैं। इस्तेहकाम पार्टी ने नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त नून लीग को दे दी। JUIF ने भी कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट मांगी है। JUIF सूबाई की 10 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट चाहती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम करप्शन में आता है, करप्शन उरूज पर है। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं कि तालीमी बोर्ड्स का निज़ाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया जाए। ये कैसे हो सकता है कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स तालीमी बोर्ड का निज़ाम चलाएं। खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली।
بورڈز کے اندر ایک مرتبہ پھر نگراں حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں. ان کے اہم عہدوں پر کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے حوالے کر دیا گیا ہے, جس پر تعلیمی بورڈ کے جو ملازمین ہیں ان میں سخت جو ہے وہ اشتعال پایا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تعلیمی بورڈ جو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, اس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے. یہ نگراں حکومت کا غلط فیصلہ ہے. بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید احمد شاہ سے. ماشاءاللہ قانون کو جانتے ہیں, آئین کو جانتے ہیں, ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, نکلنا چاہیے. نگران وزیر اعلیٰ ہے, نگران حکومت کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ جو کام چل رہے ہیں اس کو سنبھال کے چلائیں. یہ ایک مذاق ہے. میں ایجوکیشن کا منسٹر, فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں, پروفیشنل منسٹر بھی رہا ہوں, اور بورڈ کے میرے کنٹرول میں ہوتی تھی. مگر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو کمشنر کو بورڈ دینا, ایجوکیشن دینا, کمشنر سے بات کرو, ڈی سی سے بات کرو, جس منسٹر سے بات کرو, تو ایک تو منسٹر ملتے نہیں, کہتے ہیں نگران ہے. ادھر وہ نگران ہے جہاں نالائکی چل رہی ہے. اور سچی بات ہے نگران حکومت نے تباہی مچا دی ہے. نااہلی کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے. چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ بورڈ کے چیئرمین یا ان کو ہٹانا ان کا کام نہیں ہے. یہ ٹینیور ختم ہو, جو آنے والی حکومت ہے وہ فیصلہ کرے. بالکل درست بات ہے. سید خورشید احمد شاہ کا کہنا ہے کہ یہ جو نگراں حکومت فیصلہ. آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر دفتر خارجہ نے وضاحت جاری کر دی. کہا گیا کہ دورہ امریکہ سے قبل آرمی چیف اور دفتر خارجہ میں مشاورت ہوئی. بیان کے مطابق افغانوں کو پاکستان کے سفر کے لیے اب ویزا لینا ہوگا. آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر دفتر خارجہ کا بیان. کہا گیا کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے قبل دفتر خارجہ سے مشاورت ہوئی. آرمی چیف کا دورہ دوست ممالک کے دورے کی کڑی ہے. دورے کا مقصد دفاعی تعلقات کا فروغ ہے. ترجمان نے کہا کہ اب افغان شہریوں کو ویزے کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. وفاقی کابینہ نے 1 ڈاکیومنٹ کی پالیسی کی منظوری دی ہے. پاکستان غزہ کے حق میں سیکیورٹی کونسل قرارداد کی حمایت کرتا ہے. ترجمان نے مزید کہا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھے گا. ملک میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ. فی تولہ سونا 5700 روپے اضافے کے بعد 2,18,000 کا ہو گیا. 10 گرام سونا 4887 روپے مہنگا ہو کر 1,87,000 پر پہنچ گیا ہے. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے سے زائد فی لیٹر کی کمی کا امکان ہے. ڈیزل کی قیمت میں کم از کم 12 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے. قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ. پاکستانیوں کو بھی ریلیف ملنے کا امکان. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل سے کم ہو کر $73 تک آ گئی. ذرائع کے مطابق ملک میں پیٹرول کی قیمت کم از کم 10 روپے فی لیٹر نیچے آ سکتی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے. مٹی کا تیل 7 روپے اور لائٹ ڈیزل 13 روپے سستا ہو سکتا ہے. حکومت 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے. قیمتوں میں کمی سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا. وزارت خزانہ قیمتوں سے متعلق نوٹیفیکیشن کل جاری کرے گا. پاکستان نے IMF سے جائزہ مذاکرات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. وزارت خزانہ نے بجلی گیس کے گردشی قرضوں کی ادائیگی کا شیڈیول مانگ لیا. بجلی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں کمی کا پلان بھی طلب کر لیا گیا. IMF سے جائزہ مذاکرات فروری میں ہونے کا امکان ہے. صدر مملکت نے نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا ہے. آرڈیننس 2000 کی شق نمبر 28 سے 33 میں ترامیم کی گئی ہیں. آرڈیننس کا مقصد نجکاری معاملات میں غیر ضروری تاخیر ختم کرنا ہے. قانون اور انصاف کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. آرڈیننس کا مقصد نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کا قیام عمل میں لانا ہے. ہائی کورٹس کے اختیارات اب نجکاری اپیلیٹ ٹریبیونل کو منتقل کر دیے گئے. مورو میں زرداری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم ہوا ہے. زرعی زمینوں کی تکرار پر علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. ایک مقتول کی شناخت غلام نبی عرف نجاز زرداری کے نام سے ہوئی ہے اور تصادم کے باعث مورو ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. مورو میں زرداری برادری کے 2 گروپوں میں تصادم جس کے نتیجے میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور کئی افراد زخمی بھی ہیں. 2 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں, 10 سے زائد زخمی ہیں. ایک مقتول کی شناخت غلام نبی کے نام سے ہوئی ہے.
غزہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ امریکہ کی آئل ٹینکر پر حوثیوں کے قبضے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ آسٹریلیا سے جنگی بحری جہاز باب المندب میں بھیجنے کی درخواست کر دی۔ جاپان نے اپنے بحری جہاز کو چھڑانے کے لیے ایران کی مدد حاصل کر لی۔ امریکہ نے حوثی ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی بحری جہاز میسن نے بحر احمر میں حوثیوں کے آئل ٹینکر پر قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ دوسرے ذرائع کے مطابق حوثیوں کا آئل ٹینکر پر داغا گیا میزائل نشانے سے چوک گیا ہے۔ امریکہ نے آسٹریلیا کو جنگی بحری جہاز بحر احمر میں بھیجنے کا کہا تھا۔ یہ درخواست امریکی بحریہ کی جانب سے کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا خود آسٹریلیا کے مفادات کے لیے بہتر ہوگا۔ جاپان نے اپنے بحری جہازوں کو رعایت حاصل کرنے کے لیے ایران کی مدد حاصل کر دی ہے۔ جنیوا میں جاپانی وزیر خارجہ اور ایرانی منصب میں ملاقات میں کہا گیا کہ حوثیوں کے قبضے سے جاپانی ملکیت کے بحری جہاز کو چھڑوایا جائے۔ اسرائیل کی شمالی جنوبی غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 200 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیل نے مسجد کو نشانہ بنا دیا۔ اسرائیلی افواج کی وحشیانہ کارروائیوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 18,608 سے متجاوز ہو چکی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی بربریت میں شدت آ گئی، 24 گھنٹوں میں 200 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کیمپ پر اسرائیل نے مسجد کو نشانہ بنایا، متعدد افراد شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے سے 3 فلسطینی شہید جبکہ 15 زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی رفح اور نصیرات کیمپ پر حملے سے 32 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے اسکول پر پناہ لیے فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ سفاک اور مکار اسرائیلی نقاب پوش فوجی اہلکاروں نے شمالی غزہ میں تباہال اسکول کے کمرے میں آتش گیر مادہ پھینکا، جس سے چند لمحوں میں وہاں آگ لگ گئی۔ 18 ماہ کے بچے سمیت پورا خاندان جل کر شہید ہو گیا۔ فلسطینیوں پر دوہری مصیبت اور پریشانیاں، شدید بارشیں اور سیلاب سے زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کرنے میں یا قبرستان تک لے جانے میں ناقابل یقین دشواریوں کا سامنا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ اور اسرائیلی گولان بریگیڈ میں دو بدو جنگ، گزشتہ روز سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ القسام بریگیڈ نے حملے میں کئی اسرائیلی ٹینکوں کا تباہ کیا، ویڈیو جاری کر دی گئی۔ القاسم بریگیڈ اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید مزاحمت، القاسم بریگیڈ نے حملے میں متعدد اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کیا، ویڈیو جاری۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہر اشدود میں غزہ سے میزائل حملہ کیا گیا، جس میں ایک اسرائیلی شاپنگ سینٹر کو نقصان پہنچا۔ غزہ زمینی اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں اب تک 115 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ گزشتہ روز سے اب تک 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ 1970 میں سویڈن میں بس جانے والی فلسطینی موسیقار اور گلوکار جارج توتاری نے فلسطین کی محبت سے سرشان ایسا لافانی ترانہ تیار کیا ہے جو آج فلسطینیوں کے لیے پوری دنیا کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بن گیا۔ لیوے فلسطینیاں، ترانے کی رونگٹیں کھڑی کر دینے والی شاعری اور دھن کی گونج نے مشرق سے مغرب تک انسانوں میں آزادی کا جوش بھر دیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں نعمان انصاری کی یہ رپورٹ۔ پوری دنیا میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، جن میں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ پرتھ ٹیسٹ کے پہلے روز آسٹریلوی بیٹرز چھا گئے۔ میزبان اوپنرز نے آتے ہی پاکستانی بالرز پر چڑھائی کر دی۔ ڈیوڈ وارنر نے کسی بالر کی ایک نہ چلنے دی۔ 126 رنز کا اوپننگ سٹینڈ شاہین شاہ آفریدی نے توڑا۔ چائے کے وقفے تک کینگروز نے 2 وکٹ کھو کر 210 رنز بنا لیے تھے۔ پنجاب میں انتظامیہ کے تمام تر اقدامات کے باوجود سموک کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، قصور اور گجرانوالہ سمیت دیگر شہر صبح دھند میں کھو گئے۔ موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند کیا گیا۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، اہم شاہراہیں آج بھی کرنی پڑی بند۔ لاہور میں انتظامیہ کے تمام تر اقدامات کے باوجود اسموک کی شدت میں کمی نہ آ سکی۔ صوبائی دارالحکومت آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھے نمبر پر رہا۔ فیصل آباد، اوکاڑا، قصور اور گجرانوالہ سمیت دیگر شہروں کی فضا میں بھی آلودہ ذرات کی مقدار بڑھ گئی۔ صبح حد نگاہ انتہائی متاثر رہی، دفتر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ بھی دیا۔ فضا میں موجود مضر ذرات شہریوں کو مختلف بیماریوں کا شکار کر رہے ہیں۔ آلودگی میں اضافے کے باعث سانس کے مریض بڑھنے لگے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ماسک سمیت دیگر احتیاطی اقدامات موسمی بیماریوں کے خطرات میں کمی لا سکتے ہیں۔ سرد ہوائیں کل پاکستان کا رخ کریں گی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں برف باری اور مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 17 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔
पहाड़ों पर मोतियों की बरसात, मैदानी इलाकों में बारिश होगी मूसलाधार। महकमे मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मगरिबी डिस्टर्बेंस कल बलूचिस्तान में मौसम की पहली बर्फबारी लाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। कराची वाले भी तैयारी कर लें, कोयटा की सर्दी है आने वाली। रात के औकात में शहर की दर्जा हरारत में कमी और ठंड में इजाफा मुतवक्के है। मुल्क के बालाई इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज बरकरार। लह -11 के साथ सरतरीन मुकाम रहा। स्कर्दू -7, कालाम -6, गिलगित -5, गोपस -4, कल्लात, दीर और स्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मगरिबी इस्ला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब पुलिस में नई तारीख रकम, पहली बार खातून अफसर CTO लाहौर तैनात। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतहर बनी दुनिया बोल है में मेहमान। कहा शहर में ट्रैफिक मसाइल के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। इस जो है लाहौर वो बिल्कुल तैयार है और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी, इन चैलेंजेस का सलूशन के लिए भी, और वी आर ऑल रेडी एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प द सिटीजन्स। वन, सेकेंडली हम इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बड़ी ही अच्छी और बड़ी प्रोफेशनली साउंड ट्रैफिक पुलिस है हमारी लाहौर की। ऑल ट्रैफिक वार्डन्स आर फुली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड हैं, बड़ी प्रोफेशनली काम करते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से रोड्स को संभालते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग जो हैं वो कम से कम वेट कैसे करें, एक ये हमारा चैलेंज है। हम ये नहीं चाहते हैं कि शहरियों को कोई तंगी हो, और ये हमारी ना नीयत है, ना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, ना हमारा ये कोई टारगेट है। हाँ, ये ज़रूर है कि कवानीन जो हैं उनकी पासदारी हो। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकुओं ने एक और खानदान उजाड़ दिया। फायरिंग करके 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची पर छाया लुटेरों का साया। लियाकताबाद में एक और हंसता बसता घर वीरान हो गया। डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर 4 बच्चों का बाप जान की बाजी हार गया। वक्त रात के 8, मुसल्ला डाकुओं ने नगीना चौक को निशाना बनाया। मकतूल के दामाद ने बताया कि मुल्जिमान बराबर दुकान में लूट मार कर रहे थे। हुजूम देखा तो अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से अजमत अली जां बहक और इकबाल जख्मी हो गया। बराबर वाली दुकान में वाक़या हुआ था तो ये लोग खड़े हुए थे, तो ये लोग खड़े हुए थे तो एकदम आगे बढ़े होंगे तो समझ रहे हैं कि इनको पकड़ने के लिए खड़े होंगे, तो उन्होंने फायर वगैरह खोल दिए तो लग गई थी गोली इनके, तो उसी वक्त एक्सपायर हो गए थे। एक बंदा जख्मी हो गया था। अजमत अली चक्की पर काम करता था। 3 बेटियां और 1 बेटा है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के निजी होटल में TP लिंक और टेक्ट्रेस सिस्टम की जानिब से पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराए जाने के हवाले से मुश्तरका तकरीब का इनेकाद किया गया। इस बारे देखते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस साइंस फिक्शन फिल्म डेवन 2 का तीसरा ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये फिल्म आइंदा साल 1 मार्च को रिलीज होगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।